अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हुज़रनाक गुल और आप देखें टॉप स्टोरी। नाज़रीन, हर दिन एक नई खबर लेकर आता है। खबरों में बहुत से सवालात छुपे होते हैं। ये सवालात और मामलात जो हैं तवज्जो ही नहीं, जवाब भी मांगते हैं। इनका जवाब देने के लिए इन पर तर्जीह के साथ मेरे साथ मौजूद हैं सैयद यज़दानी गिलानी। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं गिलानी साहब? अल्लाह का करम और एहसान। सर, खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पेप स्कूलों के लिए फ़ी तालिबे इल्म 1250 से बढ़ाकर 3000 कर दिए गए हैं। ऐसा इक़दाम है, क्या कहेंगे कि वाकई अब कुछ हालात बेहतर होंगे, बेहतर की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने पेप प्राइवेट जो इदारे लोगों को दिए, उनके जो फ़ी बच्चा पहले गवर्नमेंट उनको दे रही थी 1250 रुपये स्कूल वालों को। अब उन्होंने सोचा कि ये मज़ीद बढ़ाए जाएँ, प्रेशर था वगैरह वगैरह। अब वो उसको 3000 कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या 3000 की वो तालीम दे रहे हैं? मेरा मौक़िफ़ है तालीम तो 1250 की भी नहीं है। तालीम तो वो 1250 वाली भी नहीं दे रहे थे। छोटी गली मोहल्लों में उन्होंने स्कूल बनाए हुए, ना बच्चों के पास कोई ग्रासी प्लाट है, ना वहाँ पे अला कोई तालीम है, ना कोई वहाँ कोई जदीद लैब है, ना कोई वहाँ इंतज़ामात अच्छे हैं। मैट्रिक पास तालिबे असातिज़ा उन्होंने रखे हुए हैं। तो मुझे बताएं, वो 1200 तो उससे अच्छा जो 1000 रुपया या 1500 या 2000 3000 तो ले रहे हैं अपना एजुकेटर वाले, जिनकी एक नाम है। तो पेफ की क्या ज़रूरत थी फिर? तो आप यही बच्चे फिर पेफ को देने के बजाय आप एजुकेटर को दे देते, जहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखी हुई है, ख़वातीन काम कर रही हैं, बंदे काम कर रहे हैं, MSc MA, ठीक है ना, उन लोगों को दे देते। तो हुकूमत पंजाब ने ये जो फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। इससे तो इनकी बंदरबांड लग जाएगी। पहले जो पेप स्कूल बने हुए तालीमी इदारे और उनके पास 500 हज़ार बच्चा है, और उन्होंने 2 3 बिल्डिंगें ले रखी हैं और उनके बारे न्यारे जो रोटी से तंग थे, लेकिन बच्चों को उनकी गाड़ियाँ उनके पास आ गई। बच्चों की तालीम जो कि तू है, ना उनका यूनिफॉर्म देखें, ना उनकी किताबें देखें, ना उनका सिलेबस देखें, ना उनका कोई मामला देखें, कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है ना। बल्कि उनके आए रोज़ नए स्कैंडल सामने आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 3000 जो है अगर उनको देना तो उसका कुछ चेक एंड बैलेंस कि आपकी तालीम के साथ साथ आपकी जो बिल्डिंग का ये मटेरियल होना चाहिए। कम से कम जो बिल्डिंग जो है वो 2 कनाल की होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया दे दिया जाए, पूरा क्राइटेरिया, डबल स्टोरी हो और ठंडे पानी के कूलर लगे होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, कूलर, जो भी मामला है, तब जाके वो इस लेवल पे। और सर, ये कौन करेगा? ये जिस ज़ाहिर बात है एजुकेशन करेगा। अब एजुकेशन अगर इस चीज़ पर अमल अगर एजुकेशन कर रहा होता है तो 1250 और 3000 पे भी तो कोई वेरिफिकेशन, तस्दीक और कोई मॉनिटरिंग होती ना। देखिए, सारी चीज़ें इसी सूरत में चलती हैं कि आने वाले दिनों में वो कहते हैं हमारी बंदरबांड पेफ की जो इंतज़ामिया है, जो चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, वो अपनी बंदरबांट अपने तरीके से कर रही है कि ठीक है जी, हम आपको इतने बच्चों का देंगे वजीफ़ा, हमारा भी हिस्सा हो। अब पहले भी हिस्सा चल रहा था, अब भी हिस्सा चलेगा। लेकिन 3000 जो है अच्छी खासी रकम है, जो आवाम के टैक्स से दी जाएगी, उसका मुतबादल उन्हें कोई हासिल वसूल नहीं है। जो पेफ के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो यतीम बच्चे, बेवाओं के बच्चे, गरीबों के बच्चे, खोता रेडी चलाने वालों के बच्चे, रिक्शा ड्राइवर के बच्चे, ठीक है ना, वो पढ़ रहे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ना उन्होंने आगे बढ़ना है, ना उन्होंने प्राइमरी मैट्रिक से आगे जाना है, और वो धक्का पेल से ये वो बच्चे गरीब बच्चे हैं। तो उनकी अगर आपने हालत बदलनी है या इतना बड़ा मुआवजा उनको देना फ़ी स्कूल 3000 का, तो वहाँ चेक एंड बैलेंस हो कि कोई टीचर आपका MA पास से कम ना हो, ठीक है। कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वहाँ होने चाहिए। इसी तरीके से जो बिल्डिंग है उसका एक मेयार होना चाहिए, वहाँ पर जदीद तरीन लैब होनी चाहिए, अच्छे मामलात होने चाहिए, बच्चों के लिए कोई झूले लगने चाहिए, कोई उनकी निजी सरगर्मियों के बारे में कोई एक्टिविटी होनी चाहिए खेल कूद की, तब जाके ये मामलात बनते हैं। हेल्दी एक्टिविटी होनी अगर कोई इस किस्म की नहीं है तो फिर 3000 देने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो मैं तो इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। ठीक हो गया गिलानी साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। MS निश्तर जो है रामजद के हवाले से अगर बात की जाए तो पिछले दिनों सुनने में उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन अब उन्होंने दोबारा चार्ज संभाल लिया है। क्या मामला थे मुअत्तल होने के पीछे, और अब दोबारा चार्ज भी संभाल लिया? ये छुट्टी पे थे, छुट्टी पे जाने के अपने चेकअप के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। पीछे ऑन लाइन जो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने इन्हें लेना चाहा तो मौसूफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने उसका बुरा मनाया कि ठीक है जी, कहाँ गए, जबकि वो कहते जी मैं 10 दिन की 8 दिन की छुट्टी लेकर गया, थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस जो तरीका अडाप्ट करना चाहिए था उसको मैंने अडाप्ट किया। लेकिन ज़ाहिर अफसर शाही को तो फिर वो ना पसंद नहीं है ना, तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इनको फौरी तौर पर लाहौर सेक्रेटेरिएट बुला लिया। मौसूफ ने फिर हाई कोर्ट भी चले गए,
बाकी मामला भी इन्होंने स्टैंड लिया उसके ऊपर कि मेरी सर्विस जो है ये 6 महीने बकाया है। जब किसी की सर्विस 5-6 महीने बकाया हो तो वो फिर स्टेशन से उसको तब्दील नहीं किया जाता। अगर मैं लाहौर चला जाऊंगा तो पेंशन के मामला, दीगर मामला मेरे लिए पेचीदगियाँ पैदा करेंगे, तो लिहाजा मुझे इसी स्टेशन पे रहा जाए। ट्रिब्यूनल ने उनका ये फैसला, उनका मामला मान लिया, उन्हें इस जगह पे बहाल कर दिया गया। मौसूफ ज़हरी बात है, वापस आ गए, अच्छी बात है। अब जाते जाते इनको चाहिए कोई ऐसे इक़दाम कर जाएं, ऐसे मामलात कर जाएं कि तारीख़ इन्हें याद रखें, वरना जो तारीख़ है वो उसे माजी उसे भूल जाता है। इनके कुछ मामलात ऐसे ही हैं। अब इनके जाने के बाद जिन मौसूफ ने वो कुछ अरसा चलाया उसकी लोग बड़ी बाबा कादर साहब का बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि राव साहब भी इन 5-7-8 माह में जो भी रह गए इनकी बकाया, उसमें ऐसे अमली इक़दाम करें उन मरीज़ों के लिए, उनके लवाकीन के लिए, नश्तर के लिए, कि लोग इन्हें याद रखें, राव साहब को याद रखें। देखते हैं कि राव साहब अब मज़ीद अपने इस बकिया टिनोर में क्या काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, क्योंकि 26 वारदातें और मंजरेआम पर आई हैं, मुल्तान के शहरी ऐसे जैसे खौफ और आपस में मुब्तला हो गए हों, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बात यह है कि आई रोज़ जो है, देखिए दिन ब दिन जुराइम में इजाफ़ा हो रहा है, उसके ग्राफ में इजाफ़ा हो रहा है। CPO साहब, SP कैंट, SP ऑपरेशन, तमाम SO अपनी तमाम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जुराइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं हैरान हूँ इस बात पर कि जनाब तमाम एफ़र्ट्स होने के बावजूद क्या वजह है कि छीना झपटी की वारदातें, डकैती की वारदातें, मोबाइल छीनने की वारदातें, चोरी की वारदातें में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। वो उसकी 2 वजूहात, मुकम्मल जो गश्त है वो ना होने के बराबर है, मैं समझता हूँ। दूसरा, जितने लोग हैं वो ASI हजरात हैं, सब इंस्पेक्टर हजरात हैं, वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। अगर वो उनका गश्त प्रॉपर हो और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें जिस तरीके से उन्हें देनी चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट और आएगा। अभी होता ये है कि बेशुमार दफ़ा मैंने देखा ये भी कि ASI, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो लोग हैं, जब ये हाई कोर्ट जाते हैं तो इन्हें 5 तो वहीं बच जाते हैं। मैंने इसका बगौर जायज़ा लिया। अब जो बंदा 5 बजे तक हाई कोर्ट खड़ा होगा, मुझे बताएं वो अपने हल्के में क्या करेगा। चोरों को तो मौका मिल गया, डकैतों को तो मौका मिल गया, उन्हें पता है कि ये तो RPO ऑफिस होंगे, ये तो CPO ऑफिस होंगे, ये लोग, ये तो हाई कोर्ट होंगे, ये सेशन कोर्ट होंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से इसका एक इंतज़ाम हो, प्रॉपर एक गश्त हो। आपने ऐसे पुलिस वालों को घर नहीं भेजना या उनको उन जगहों पे डिप्यूट करना है जहाँ से आपको वारदातें हो रही हैं, तो जुराइम रुक सकते हैं। लेकिन होता यह है कि पुलिस चली जाती रात का गश्त करने के बाद, कुछ सो जाते हैं और कुछ बेचारे यही थानों में CPO RPO ऑफिस में घूम रहे होते हैं, इनकी पेशियाँ वगैरह मामलात के अंदर किसी न किसी इंक्वायरी में जा रहे होते हैं। तो वो जो स्पेस मिलती है उस स्पेस का फिर वो फ़ायदा उठाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बंदा अपने इलाके में ट्रेस करने में नाकाम है, कोई भी ओहदा हो, उसे फ़ारग करके क्लोज टू लैंड कर दे, किसी और को चांस दें। अब नफरी की कोई तो कमी नहीं है, बेपनाह नफरी है। अब होता क्या है कि अफसरशाही की नफरी ड्यूटियाँ कर रही है, बाकी हटो बचो कर रही है, लेकिन थाने के अंदर वो नज़र नहीं आपको आते। अगर आप किसी टाइम चले जाएं दोपहर को थाने में, तो थाने में हऊ का आलम है, बंदे नज़र नहीं आते। बाज़ दफ़ा SHO नहीं बैठा होता, ठीक है ना, आ रहे हैं जी, तो ये क्या चीज़ें हैं। तफ्तीशी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब उनको तो अवेलेबल होना, मुंशी बेचारा बैठा मुँह चढ़ा रहा होता है, ठीक है ना, और वो 2-4 बंदे फ्रंट डेस्क के हैं या जो भी, तो बाकी थाना हऊ का आलम कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कमाऊ थानों के अलावा वहाँ हटो बचो होती है, क्योंकि लोग बाहर खड़े होते हैं, तो कोई आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं, शुगल मेला लगा रहता है, वहाँ शुगल मेला होता है। और जो छोटे मोटे थाने हैं उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं। तो एक तो इनको पाबंद किया जाए कि इतने से इतने बजे तक तमाम SHOs वहाँ मौजूद होंगे, साइलिन को सुनेंगे, उनका अजाला करेंगे। अगर वो नहीं होता ताकि फिर वो खुली कचहरी में आए, बंद कमरों में खुली कचहरियाँ तब बंद हो जाएंगी अगर वहीं उनके मसाइल हल हो जाए। बात तो सर वहीं की वहीं रह गई, हाई कोर्ट, CPO ऑफिस, RPO ऑफिस, मीटिंग्स, गश्त। देखें उसके कई लवाजमात हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसके कई लवाजमात हैं। उन लवाजमात को अगर आप सामने रखेंगे, उनकी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देंगे कि अगर कोई बंदा उसका तरतीब दी जाए कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह जाना, हाई कोर्ट पेश होना, उसके मुतबादल ये बंदा ड्यूटी देगा, कहीं भी कोई जगह खाली ना रहे, ताकि स्पेस ना मिले उसको। और अगर इस तरीके से स्पेस मिलती रही तो फिर आवाम का रद्द अमल तो आपके सामने है। इस वक्त जो मुल्तान की जो आवाम है, उनका जो गुस्से का इजहार है वो उनका पारा 100% ऊपर है।
तो उस पारे को नीचे किया जाए। CPO साहब से दरखास्त है, RPO साहब से दरखास्त है कि आप उनके पारे को कम कर जाएँ, उनके ट्रेस करके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर, और जब लोगों को उनको इंसाफ मिल जाएगा ना तो फिर बेहतरी और सुकून हो जाएंगे। सर अगली खबर में नजर डालते हैं। टांग चौकी पर हमले के हवाले से 15 अहलकार जो हैं शहीद होने की इत्तलात जो खबरें मौसूल हुई हैं और 12 अपने अंजाम को पहुंच गए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात यह है कि जो हमारे दहशतगर्द लोग हैं वो किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन अब शीशन जज साहब जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया, वो शहीद हो गए। उनका जो वो ड्राइवर वो शहीद हो गया। एक सिविल जज है वो शदीद ज़ख्मी है। इसी तरीके से हमारे दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद 15 हो गए। वो अपने फ़राइज़ अदायगी में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, अपना खून पेश कर रहे हैं सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारी रातों को नींद को बरकरार रखने के लिए। अब ये जो सरपसंद अनासर हैं ये सोचते नहीं हैं कि हम अपने वतन में रहकर, अपने वतन का खाकर, अपने वतन में सोकर, हमारे अजीज़ों कार बहन भाई, हम उनका जीना भी दूबर कर रहे हैं। तो खुदारा इनको शर्म हया होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बात वही आ जाती है कि जब इंसान सोच लेता है कि मैंने किसी भी कमीनगी की हद को छूना है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मैं अफवाज पाकिस्तान पे हमला कर रहा हूँ, मैं पुलिस पे हमला कर रहा हूँ, मैं चौकियों पे हमला कर रहा हूँ, या मैं अपनी इमलाक को नुकसान दे रहा हूँ। वो अपनी कमीनगी पे आया हुआ है, उसका फिर कोई दीन मज़हब नहीं है, उसका कोई रख रखाव नहीं, उसका कोई बहन भाई नहीं है। लेकिन इनकी इस किस्म के हरकत और सकनात से इनके जो फैमिलीज़ हैं उनको लंबा सफ़र करना पड़ता है, बदनामी सहनी पड़ती है, ज़लालत और ख्वारी उनको उठानी पड़ती है। ये तो अपने अंजाम को पहुँच गए ना 12 लोग, ठीक है ना। जो हमारे 15 लोग शहीद हुए उनकी फैमिली के साथ क्या बनेगा, ठीक है ना, जिन्होंने अपना कीमती जानों का नजराना पेश किया, ठीक है ना। तो लिहाजा मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना जाए। जो हुकूमत की रिट को नहीं मानते, फिर उनके लिए किस किस्म की मोहब्बतें प्यार होना चाहिए? क्या उनको लॉलीपॉप हम दें? क्या उनके लिए दुआएं करें? लानत भेजें? हमें तो उन लोगों को बचाना है और उन लोगों की खैर सोचनी है, उनके लिए दुआएं मांगनी है जो उसकी रिट को बरकरार रखने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है ना। और जो नहीं मानता, ठीक है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ना, फिर देर किस बात की, ताकि हुकूमत की रिट को हर सूरत कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल। वफाकी हुकूमत का एक फैसला सामने आया है, 10 लाख टन गंदम फौरी खरीदने का फैसला। क्या समझते हैं जो गंदम का बहरान है, क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या बहरान में अब देखिए बात ये है कि जब गंदम आई थी तो उस वक्त से हम लोग चीख रहे हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब जब आटा महंगा होता चला जा रहा है, 6000 रुपये मन पे चला गया, रोटी महंगी होती नज़र आ रही है, रोटी का वज़न कम होता चला गया है, गरीब का नवाला छीनने वाला हो गया है। अब लोगों को जाके होश के नखून आए, ये क्या हो गया? जब गंदम स्मगलिंग हो गई, वाफर गंदम होने के बावजूद भी अब कह रहे जी मंगवाओ 10 लाख टन। भाई अभी भी मंगवा लो फ़ौरन, ताकि इससे पहले कि ये जो आटा रोटी है ये वो छिन जाए उनसे, गरीब से नवाला। जब आपकी रोटी 30 रुपए की हो गई, नान फिर वो 40-50 का कर देंगे। देखें ना, 40 का कर दिया, पूछने वाले कोई नहीं। खुदा के लिए इनको पकड़ें, इनसे पूछें। तो सर ये बर वक्त फैसले क्यों नहीं होते जब गंदम थी और देखें टोकरी बिक रहे थे? बात ये है कि जब गंदम 3500 रुपये बिक रही थी उसका वो कह रहे हमें ज़रूरत ही नहीं है। जब गंदम बिक गई, स्मगलिंग हो गई, चली गई, ठीक है ना, सुबह बदर हो गई, अब इनको याद आ गया गंदम तो कम हो गई। तो असल में जिन लोगों ने फ़ैसले करने हैं वो ठंडे कमरों में बैठकर वो बर वक्त फ़ैसले नहीं कर पाते। उनके अंदर या तो वो सलाहियत नहीं है कि बर वक्त वो फ़ैसले करें, या वो हमारे गरीब के लिए सिंसियर नहीं है। वो कहते ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पैसा तो हुकूमत का जाना है, हमारा आवाम का जाना है, हमारे टैक्स का पैसा जाना है। अब वो अगर महंगे दामों दोबारा हम ख़रीदेंगे और वो आएगी, फिर कहेंगे जी गंदम काली आ गई, गंदम पीली आ गई, गंदम लाल आ गई, आटा फलाना हो गया, आटा फलाना हो गया, तो वो गरीब तो फिर भी खा लेगा, ठीक है ना। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि हमारा ज़र मुबादला ज़्यादा खर्च हो गया, पैसे जल गए, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। तो जो हमारे अफसरशाही इस किस्म की घनौनी हरकत के मुर्तकिब हैं उनके करारवा की सज़ा दी जाए। जिन्होंने ये फ़ैसले करने थे उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं किए? अगर उनके बर वक्त फ़ैसले हो जाते तो आटे का जो इसको शिद्दत थी या परेशानी थी वो ना होती। अब 2 वक्त की रोटी के लिए लोग, ठीक है ना, उनको लाले पड़े हुए। गरीब को, अमीर तो रोटी खाता नहीं है, ठीक है ना, रोटी गरीब खाता है। अब गरीब की रोटी के लिए उसे लाले पड़े हुए, क्योंकि गरीब के पास ऑप्शन नहीं है ना। सेब का ऑप्शन उसके पास नहीं है, अनार का ऑप्शन उसके पास नहीं है, आम का ऑप्शन उसके पास नहीं है,
जैतून का ऑप्शन उसके पास, उसने तो ले दे के सूखी रोटी खानी है, ठीक है ना। तो अब अगर उससे वो रोटी भी छिन जाएगी तो फिर वो क्या खाए। मैं कहता हूँ कि अगर इस मरतबा गरीब से रोटी छिन जाए तो अफसरों को खा जाए, जिन्होंने इनके बर वक्त फैसले नहीं किए ना, उनको नोच के खा जाए कि भाई आपने क्यों नहीं किए हमारे फैसले। इसलिए कि लोग एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करे, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले। जी, पूरा मन एहतजाज होना पूरा मन तो चाहिए। हमारा राइट है ना, कोई गैर अखलाकी बात ना करे, मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा राइट था। कभी एलपीजी महंगी, कभी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, कभी टमाटर 400 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है ना, सर, पेट्रोल खीरा के बारे 250 में क्या रुपये। कहेंगे? रोज की बुनियाद ये तो मैं करूँ हाई 5 हो वक्त रहा होना है। चाहिए, हर फजर की अजान नमाज के बाद, फिर जोहर की नमाज के बाद, फिर असर की नमाज के पेट्रोल महंगा बाद, होना आखिरी चाहिए। जो ऑप्शन है वो ईशा की नमाज। तहज्जुद तो बच गई सर, तो तहज्जुद लिहाजा भी होना 5 चाहिए। वक्त इसे कर दिया जाए, ठीक है ना, 1 बजेगा, ठीक है, ताकि सुकून पता हो कि भी चलो जिसने डलवाना असर के टाइम डलवा लिया, पता नहीं मगरब में महंगा ना हो जाए। फिर बाज़ दफ़ा लोग ये कहेंगे चलो हो सकता है ईशा में सस्ता हो जाए, तो पता चला फिर 5 रुपये बढ़ गए। यानी तो कमी बेशी नहीं हो रही, बेशी बेशी हो चले रही है, चले कोई बढ़ बात रहा है। नहीं, इंशाल्लाह एक दफ़ा या तो 500 पे ले जाएं, भाई ठीक है डलवाओ 500 का नोट हाँ, दो। तलवार लटकी हुई है अब जान सर पे। छूटे। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। थैंक हाँ जी नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम टॉप स्टोरी से। दानी गिलानी मेरे साथ थे, मौजूद थे, और आज के अखबार की ताज़ा तरीन जो शह सुर्खी हैं उनका तफसीलन तजिया पेश कर रहे थे। इन अल्फाज के साथ अपनी मेज़बान जन्नत गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।